ओके। देन इसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग में जैसे अपन ने बात की, सिक्योरिटी पर्सन 10,000 तक कैश रहता है, तो कैश काउंटर पर भी सिक्योरिटी एक पर्सन होना चाहिए। बाकी एंट्रेंस और एग्जिट के दोनों गेट्स पे रहना है। स्ट्रेचर बैरियर, जो पेशेंट को बाहर से अंदर तक लाने वाले हैं स्ट्रेचर उठा के, तो उसमें जो वर्कलोड है उस हिसाब से 5 स्ट्रेचर वहां रहेंगी, तो 4-4 लोग चाहिए होंगे उसमें। व्हील चेयर है तो उसके हिसाब से और 2-4 ऐसे पर्सन चाहिए जो पेशेंट को एम्बुलेंस से लेके अंदर तक ले जा सके। अटेंडेंट एट एनी एवरी क्लिनिकल डिपार्टमेंट, जितने भी ओपीडी रूम हैं उसके अंदर एक नर्सिंग स्टाफ रहना चाहिए जो डॉक्टर कंसल्ट करेगा उस समय उसके ऑफिस के अंदर अवेलेबल रहे। नर्स इन एवरी क्लिनिकल डिपार्टमेंट, और प्रेफरेबली फीमेल रहना चाहिए। अगर मेल डॉक्टर रहेगा तो फीमेल एग्जामिनेशन के लिए फरीदा ऐसा एक अनम्यूट कर लो। गवर्नमेंट लॉ है कि मेल ड्राइवर्स चेक नहीं कर सकता, इसीलिए एक फीमेल नर्स या कोई दूसरा डॉक्टर रहेगा तो उन्हें अवेलेबल रहना चाहिए। व्हेन कोई मेल पर्सन मेल डॉक्टर फीमेल स्टाफ को एग्जामिन कर रहा है तब, इसलिए प्रिफरेबली नर्सेस फीमेल होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जैसे कि कोई कभी कोई हो हल्ला हो गया या कुछ ऐसा हो गया पब्लिक में कोई ज्यादा, तो वो पर्सन रहेगा जो ये सब सॉर्ट आउट करेगा। मेडिकल सोशल वर्कर, जैसे कि सीएसआर एक्टिविटी अलग अलग कंपनीज की हो गई, तो वहां से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, सोशल रिलेटेड चैरिटेबल क्या काम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से एक वर्कर रहना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन क्लर्क, जो पूरा बिलिंग वगैरह जो चेक करता है, अपॉइंटमेंट देता है तो जो फीस वगैरह रहती है वो चेक करता है। ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, जो ऑपरेशन के टाइम पे रहता है वो। ड्रेसिंग ड्रेसर मेल एंड फीमेल, इसमें भी दोनों अलग अलग रूम है तो मेल फीमेल दोनों रहेंगे। नर्सेज इन इंजेक्शन रूम, मेल फीमेल नर्सिंग इंजेक्शन रूम है तो उसमें भी 2 स्टाफ चाहिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बायोमेडिकल इंजीनियर, वो सारे अगर ऑन हायर बेसिस रहेंगे तो भी चलेगा, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। देन प्लास्टर रूम अटेंडेंट, वो भी एक नर्सिंग स्टाफ ही रहेगा। क्लरिकल स्टाफ, जो बिलिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए रहेगा। स्टैटिस्टिक, जो पूरा ये सीए वगैरह देखेंगे या कोई उसका असिस्टेंट है वो देखेगा। वो भी रेंट के ऊपर ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि उन्हें 24/7 हॉस्पिटल में रहना है। देन अकाउंटेंट, कैशियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद है वर्क फ्लो प्रोसेस ओपीडी। हाँ, पेशेंट 2 टाइप के होते हैं। पहले जो रहते हैं कि वो अपॉइंटमेंट प्रायरली लेके आते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं कि जो वॉकिंग मीन्स कि डायरेक्टली हॉस्पिटल में आके ही उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मेनली जो पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स है, वहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट को उस हिसाब से रहता है कि जो पहले आता है उन्हें फर्स्ट चेकअप के लिए भेजा जाता है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया है, जैसे अपन देखते हैं कि 1mg हो गया, या ये सारे एप्स के ऊपर भी हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद जो टाइम स्लॉट दिया हुआ है उस टाइम पे अपन वहाँ पहुंच सकते हैं और चेकअप हो सकता है। बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे अभी भी फर्स्ट कम फर्स्ट गो सर्विस देते हैं, उस हिसाब से ही चलता है। और नीचे फ्लो गो डाउन फ्लो चार्ट है वहाँ पे लगी। इसमें दिखाया हुआ है कि पेशेंट आता है रिसेप्शन के अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा के कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाता है। अगर माइनर ओटी में जरूरत है तो वहां ले जाते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन एक्सरे कुछ सजेस्टेड है तो वो करवा के वापस डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद इंजेक्शन रूम है, ड्रेसिंग रूम है, प्लास्टर है, वो करवा के वापस फार्मेसी से दवाई लेके एडमिशन, अगर ओपीडी में ओपीडी में से आईपीडी में लिया है और हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो आईपीडी डिपार्टमेंट में जाएंगे। नहीं है तो मेडिसिन फार्मेसी का से लेके आउट हो जाएंगे, और रीअपॉइंटमेंट अगर वापस दिखाने के लिए है तो रीअपॉइंटमेंट लेना। ओके। देन नीचे एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज,
जैसे हर हॉस्पिटल प्राइवेट का भी तो पॉलिसी रहता है कि अपना अपना मैनुअल रहता है, प्रोसीजर मैनुअल, वो फॉलो करते हैं। देन अपना लोगो, जो हॉस्पिटल का लोगो है या कोई ऐसा कलर ये बार है पेंटिंग या कौन कर रहा है, दिख ही नहीं रहा है अच्छे से। पेंटिंग होस्ट से ही हो रहा है मे बी। रितु देख, तेरे से हो रहा है क्या? नहीं, वो पहले किसी ने किया था, मैंने उसका एक्सेस रिमूव कर दिया। हाँ चल ठीक है। पॉलिसी में मेन तो जो उनके हॉस्पिटल का पॉलिसी है, जैसे कि कंसल्ट फॉर्म रहता है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले कि इतना इतना हमें डॉक्यूमेंट या कोई रिलेटिव के साइन चाहिए, वो सब पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पहले से बनी हुई रहती है, वो देखना है। और जो उनका नेम है, लोगो है, कलर कोडिंग वाला जो डिफरेंस लोगो है, वो मेंटेन करना है। देन है प्रोसीजर रिटर्न मैनुअल, सारी प्रोसीजर जो है, जैसे कि एंडोस्कोपी तो अभी कैसे हो गया है कि पर्टिकुलर हॉस्पिटल है तो उसके हिसाब से जो उनका पूरा फ्लो चार्ट ही लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसे 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 करना है। कोई अगर डॉक्टर उसके हिसाब से नहीं करता है पॉलिसी से, तो उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और ड्यूटीज इस हिसाब से देते हैं कि पूरा जितने भी स्टाफ एंड डॉक्टर्स हैं वो पॉलिसी के हिसाब से ट्रेन हो जाए। देन वर्किंग आवर्स नीचे, मोस्टली पहले के टाइम पे सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही ओपीडी चलती थी, पर अभी दो टाइम पर ओपीडी हो रही है, सुबह 9 से 1 और शाम को 4 से 6। टाइम डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकते हैं, 10 से 4 कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम हो सकता है। जिस हिसाब से पॉलिसी है उस हिसाब से हॉस्पिटल की मोस्टली 9 to 1 एंड 4 to 6 टाइम रहता है। सिटीज में लेट इवनिंग ओपीडी रहती है, जैसे कि 6 से 10, और रूरल एरिया में जल्दी रहता है 4 से 6 की। देन वेटिंग टाइम, लार्ज सिटी हॉस्पिटल्स, लॉन्ग क्यू वेटिंग एरिया। जब बड़ी पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहती है, जैसे अपन ने देखा कि जो पहले आएगा उन्हें पहले चेकअप के लिए लेंगे, तो बड़ी लाइन लाइन लगेगी और टाइम भी लगेगा। और जैसे मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स है, या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके अपन गए हॉस्पिटल, तो उन्हें पर आवर 20 पेशेंट के हिसाब से वो टाइम स्लॉट अलग अलग कर देते हैं, तो वहाँ वेटिंग और क्यू इतना ज्यादा नहीं लगता है। नीचे है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो मॉनिटरिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस गिवन थ्रू ओपीडी, ओपीडी के द्वारा क्वालिटी और क्वांटिटी की सर्विस दिए दिए गए कि नहीं है वो चेक करना है। इन उन्हें इम्प्रूवमेंट, मॉडिफाई और अपग्रेड करना है, एक्सपांशन कर सकते हो वो करना है। कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए ये मार्क है वो उतना डेटा चेक करना है, ओपीडी डेटा। तो ओपीडी में उसमें भी डॉक्टर वाइज ओपीडी कितनी रहता है वो चेक करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ओल्ड कितने पेशेंट वापस आए हैं रीअपॉइंटमेंट के, नए कितने पेशेंट हुए वो दिखते हैं। फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग डेज, अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है कि साल में एक बार आता है वापस दूसरे कहीं चले जाता है उसके बाद आता है, डेज वीक्स एंड मंथ्स। देन एडिक्वेसी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस एक बार चालू की है वो कंटिन्यूटी रहती है, जैसे कि एक बार आए तो लेबोरेटरी चल रहा है, नेक्स्ट टाइम आए तो लेबोरेटरी सर्विस नहीं है तो कहीं और जाना पड़े, तो वो उनको इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप रहता है, ये सब डेटा एनालाइज करेंगे तो। देन कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अपन। वो जो लेबोरेटरी का देन भी आपने बताया, उसमें मतलब कोई टाइमिंग रहता है क्या, कितने से कितने बजे खुला रहता है यस, ऐसा कुछ ओपीडी रहता टाइम जो भी रहता है वही टाइम लेबोरेटरी का भी रहता है। है? ओके ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ सर्विस है, वो तो है कि एक बार आपने सर्विस स्टार्ट की, वो कंटिन्यू आप सर्विस दे रहे हैं कि नहीं। कोई डॉक्टर जैसे कि 2 3 बार आए, उसके बाद पेशेंट वापस से उसी डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, पर वो डॉक्टर ही हाँ नहीं तो है। इसलिए पहले मतलब पेशेंट भी अपॉइंटमेंट लेके हाँ, जाता है ना। यस, हॉस्पिटल का रेपुटेशन और वो खराब होगा ना उसके बाद, इसीलिए। देन रेवेन्यू जनरेटेड,
तो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो अपने पैसे के बारे में ही सोचेगा, तो उसके हिसाब से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी डेटा वो लोग मॉनिटर एंड इवेलुएट करेंगे। और मेन इशू रहते हैं ओवर क्राउडिंग एंड लॉन्ग वेटिंग। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और इससे ये इशू भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन डिफरेंट हॉस्पिटल। अभी तो कैसे हो गया है कि नर्सिंग स्टाफ वगैरह पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो गया है। जैसे मेडिकल नर्सिंग और जो फार्मेसी वगैरह है वो किसी और को हायर कर लेते हैं, उसका पूरी एजेंसी को, और उसको ही पेमेंट कर देते हैं। तो जो स्टाफ का जो परमानेंट स्टाफ है वो कम हो जाता है। कोई क्वेरीज? नहीं, मूव ऑन। 10:30 हो गया है तो अभी कंटिन्यू करना है या कॉल करें? थोड़ा सा कर ही लेते कि लेंदी है क्योंकि थोड़ा बहुत शुरू शुरू का बेसिक देख लेते, फिर उसके बाद क्लोज करते। मुझे असाइनमेंट भी करने थे अभी तो, काफी है 2-3 सब्जेक्ट। मेरे तो अभी ठीक एक है चलो। खोली भी। ठीक है, देख लो आपके हिसाब से। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स तक देखते हैं थोड़ा। चलो। पहले है इंट्रोडक्शन कैजुअलिटी। तो कैजुअलिटी चैप्टर का नेम है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विस। जैसे कि नेम सजेस्टेड है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। तो ये डिपार्टमेंट 24/7 मीन्स 365 डेज, पूरे साल 24 घंटे ये डिपार्टमेंट खुला रहना चाहिए। और इसका नाम कैजुअलिटी डिपार्टमेंट भी है, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं इसे। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका एम क्या है? टू सेव लाइफ, मिनिमाइज डिसेबिलिटीज, जान बचाना है। जो भी जितना भी बन सके उतना डिसेबल मीन्स कि जिसे हाथ पैर कट गए या कुछ ऐसा, और डिसेबल पेशेंट ना हो जाए कि चलने फिरने के लायक न रह जाए, न हो सके, वो मिनिमम करना है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डिफाइंड ट्रीटमेंट। जैसे कि सर्जरी या किसी के लिए ले जाना है, तो पेशेंट को पहले करने पड़ेंगे। हेलो। खाना बनवा लो दीदी से बनवा हाँ देगी। हाँ। चल। बनवा लेते। क्या नाम रखा है? अरे निधि मिश्रा। और अतुल लोखले, माइक बंद कर दो अपना, अनम्यूट कर दो, डिस्टर्ब ओके। होते। Then these are the three main aims: save life, minimal disabilities. तो मेन जो फर्स्ट आवर रहता है पोस्ट एक्सीडेंट या पोस्ट इमरजेंसी, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ये मे बी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एक्टिविटीज गिवन मॉन्यूमेंटल डिजाइन ट्रेनिंग सेंटर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज 1963 से ये सेटअप स्टार्ट हुआ है। और पहले इसके लिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंट्री के उसके हिसाब से स्टार्ट हुआ था। द एक्टिविटीज गेन मॉन्यूमेंट एंड रिजल्ट सीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। पहले जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो ट्रेनिंग सेंटर में एस्टेब्लिश करके उन्हें डेमो उसके ऊपर सिखाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें चालू किया था 1963 में। उसके बाद है डेफिनेशन। Medical emergency situation when the patient require urgent and higher quality medical care to prevent loss of life and limb and initial action for restoration of normal healthy life। ऐसे सिचुएशन जहां पेशेंट को अर्जेंट उसी समय हाई क्वालिटी की मेडिकल केयर रिक्वायर हो, जिससे कि उसका लॉस ऑफ लाइफ ना हो, लॉस ऑफ लिम्ब, और इनिशियल एक्शंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ, जिससे कि ऐसे को उसे मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। ऐसे सिचुएशन जहां पेशेंट को अर्जेंटली एंड हाईली क्वालिटी मेडिकल केयर रिक्वायर हो, जिससे जान बच सके, उसके हाथ पैर बच सके,
और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके। देन दूसरी डेफिनेशन है इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस किसे कहते हैं?